दोस्तों, पोर्नोग्राफी दौरे हाजिर का बहुत बड़ा नासूर है। ये वो ज़हर है जिसका कोई तोड़ अब तक दरियाफ्त ना हो सका। लोगों के रवैये और अंदाज़े ज़िंदगी इसी की बदौलत जिनसी खुदगर्जी की भीड़ चढ़ गए। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये खेल शुरू कब हुआ, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, इसके वजूद के बुनियादी महर्रिकात क्या थे, आज की तारीख में इसमें कैसी इनोवेशंस और जिद्दतें लाई जा रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोर्नोग्राफी के हर एंगल पर बात करेंगे। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कदीम मिस्री तहजीब से भी ज़्यादा पुरानी है, या यूँ कहें कि तमाम तहजीबों से पहले भी इसका वजूद था। लेकिन आज के दौर में भी रॉक आर्ट के नाम पर कदीम पोर्नोग्राफिक आर्ट के नमूने दरियाफ्त हुए हैं, मगर इस नासूर खेल का बाकायदा आगाज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुआ। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलेबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ यूँ है कि सलेबी हर मैदान में मुसलमान नौजवानों के हाथों शिकस्त फाज से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज सलेबी जमीयत और मुतहदा कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। सलेबियों की सोच का दायरा उस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरा ओकियानूस के साहिलों पर 15 लाख सलेबी जंगजू लाशों का ढेर कर दिए। इस मौका पर मुतहदा सलेबी फौजों का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया और आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलेबी अफवाज का मवाजना किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदानों की ललकार होते हैं। यही ईमान उन्हें दुनिया के हर खौफ, डर और लज़्ज़त परस्ती से बहुत ऊपर एक बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है, जबकि सलेबी अफवाज रात भर जिना की महफिलों और दुनिया की रंग रैलियों में मशगूल रहते हैं। लिहाजा दुनिया छोड़कर एक नए जहान का खौफ इन्हें शिकस्त फाज से दोचार करता है। इसके अलावा दौरान जंग मुसलमान फौजियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलेबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ नारे तकबीर की फलक शिगाफ सदाएं और मुसलमान फौज का अपनी अपनी जगह पर फौलाद बन जाना भी सलेबियों के लिए एक मसला बन गया था। सलेबियों की इस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलेबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नहायत शातिर और ज़हीन व फतीन शख्स था। इसने मुसलमान और सलेबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि मेरी 60 साल ज़िंदगी का तजर्बा है, एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी ज़िंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। ख़ुसूसन वो लोग जो सेक्स के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इनकी जिस्मानी व रूहानी ताकतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। अगर मैं मुस्लिम फ़ौज की बात करूं तो मुसलमान फ़ौज में ऐसे नौजवानों की अक्सरियत है जो सेक्स की लज्जत से यकसर ना आशना हैं। इनमें से जो शादीशुदा भी हैं वो भी इस चीज़ को एक हद तक आजमा पाते हैं। तसव्वुर की रानाइयाँ और ख़ूबसूरत नज़ारे हमेशा इनकी पहुँच से दूर रहे हैं। इन्हें मज़हब से आगे और पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। लिहाजा अगर हम इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो इनकी सोच और नज़रियात को कमज़ोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से इन्हें अपनी हसीन अदाओं का असीर किया तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं हैं। इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आता है। इन मुसलमान वजीफ़ा खोरों में वो जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी हिकमत अमलियाँ और बहादुरियाँ मैदानों के नक्शे बदल डाला करती थीं, लेकिन आज वो सलेबियों से निगाहें झुका कर बात करते हैं क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फ़ौज पर आजमाया जाए तो मुझे यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवानों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी और वो इस चीज़ के लिए जनूनी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया कि हमने अब मुतअद्दिद बार नहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फ़ौज में दाखिल की हैं, लिहाजा इस काम में हमें बहुत ज़्यादा तकरीबकारी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मुसलमान फ़ौज हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं करते और मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान फ़ौज का किरदार देखकर सलेबी हिमायत छोड़ चुकी हैं, लिहाजा तुम्हारा ये मनसूबा बिल्कुल नाकाम है। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा, हजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का तसव्वुर मौजूद ना हो तो इसका होना ना होना बेमायनी होता है। हमें मुस्लिम अफवाज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बुरहाना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता हुआ दिखाए। इसके बाद वो ख़ुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी ईजाद होगी। यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने नहायत शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश किया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से पहचाना गया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इतला मिली कि फ़ौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज़ को नहायत संजीदगी से लिया और ख़ुद बेस बदल कर नौजवानों का पीछा किया। यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बज़ाते खुद बेस और आवाज़ बदलने के माहिर थे। तारीख में मुतअद्दिद बार इनकी दूसरी शख्सियात के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रवायत भी मौजूद है। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद सलेबी आला अफसरान को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया।
सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने एक अफसर से पूछा, रात जिस शख्स से तुमने कहा था कि मैं अयूबी को इसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, तो बताओ वो कौन था। वो सलेबी अफसर बोला, हजूर वो एक अरबी ताजिर था जिसकी गलत बयानी ने हमें आपके सामने ला खड़ा किया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं खुद था। वो हैरत ज़दा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का चेहरा तकता रह गया। दोस्तों, फौज के कुछ नौजवानों की पुरसरार हरकतों पर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जो बज़ाहिर तो मुसलमान है, लेकिन इनके पास फहश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए, क्योंकि इन तस्वीर में ऐसी फहश मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से भी इतलात मिली कि शहर में फहश तस्वीर के कुबा खाने खुल गए हैं, जहां जिनसी इश्तियाल अंगेज तस्वीर दिखाई जा रही हैं। इन नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जा रही है। साथ ये भी लिखा कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने फौरी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोल दिया। इस हवाले से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने एक तारीखी तकरीर में कहा था, मुसलमानों सुन लो, हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा। इसीलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी हुआ करती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। ख़वातीन और हज़रात, सलेबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक नहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलेबी तारीख का मुताला करें तो ये शख्स आपको पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलेबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने इनमें जान डाल दी। इसी के मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्विर और मंजर नगारों को मुंह मांगी कीमत पर ख़रीदा गया। इनसे ऐसी फहश मंजर कशी करवाई गई कि नज़र हटाना मुश्किल हो जाता था। वो शख्स जिस पर लोग एक हद तक सोचा करते थे, फिर इस पर बेहद सोचने लगे। सलेबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया। अगरचे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तरह तदारक ना हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने भी इसे बतौर हथियार अपनाया। सलेबियों से इस आर्टग्राफी के नए जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबा की पहाड़ियों में बनाई हुई पुरस्रार जन्नत में एक और हथियार का इजाफा हुआ। दोस्तों, इसी दौरान सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी बैतुल मक़दस के फतह के बाद चल बसे। सलेबी भी अपना दमखम खो चुके थे, लेकिन इनका तैयार करता जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फाशी के जरासीम फैलाता रहा और यूं सदियां बीत गईं। ज़माने के रंग ढंग बदल गए, कई सकाफतें आई और मिट गईं। आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फ़ज़ा पैदा हुई, नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थीं। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर से नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी से जिनसी अज़ू तराशे गए। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छाट कर जिनसी अज़ू की तरह बनाया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे को देखने के लिए लोगों का हजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जोक दर जोक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आज़ाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे पोर्न हाउसेस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल हुआ करता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फनकारे दरख्तों पर आया होते थे। दोस्तों, 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार इसको पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस कैमरा पोर्नोग्राफी में मसला ये था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक ही कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसलिए पोर्नोग्राफी का जिन मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला ना रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही थी। दोस्तों, 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 120 तस्वीर कैप्चर करता था। फिर इन तस्वीर को चरखा नुमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल की सूरत में चढ़ाया जाता था। फिर इस चरखे को हाथ से चलाया जाता था। इससे तस्वीर इस तेजी से घूमती थी कि जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इस तरीके अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो हम हरकत करती हुई जिंदा महसूस होती HD वीडियोस देखते हैं, दरअसल हज़ारों तस्वीरों का मजमुआ होती हैं, जो इस तेज़ी और सफाई से प्ले होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करती हुई नजर आती है। दोस्तों, वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ। पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई और इसे लोमेर ब्रदर इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्बर्ट क्रिचिस थे। दोस्तों, पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होशरुबा अदाएं दिखाते पेश किया गया।
یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں میں سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یوں یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑ خانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بنی۔ دوستوں 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ مناظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سر عام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ دوستوں 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیوز دکھانے کے لیے کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں نہ صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو ایک باقاعدہ جرم قرار دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگے۔ دوسرا، بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ اسی صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے پورنوگرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ دوستو یوں پورن کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن پروجیکٹ میں سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوا کرتا تھا۔ اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کی مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا ہجوم لگ گیا، کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے مناظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آئی۔ مثلا ایک شخص دھواں دار جنسی مناظر کی بجائے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ کیٹیگری موجود ہوگی، اور یقیناً 5 سال بعد بھی وہ ریلیکس پورن دیکھنا ہی پسند کرے گا۔ یوں ہر شخص کی جنسی خواہشات کے مطابق اسے پورنوگرافی کا نشہ ملنے لگا۔ دوستوں 1980 میں VCR ٹیکنالوجی برصغیر میں عام ہو گئی۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دکا جلوہ گر ہو چکے تھے، لیکن عام لوگ اس سے ابھی تک ناآشنا تھے، لہٰذا لوگ پردہ اسکرین سے ہٹ کر VCR کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی طرح پاکستان فلم انڈسٹری بھی پوری شان سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا VCR کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہو گئی۔ یوں فحش فلمیں پاکستان و بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگی۔ 1958 میں یورپی پورن انڈسٹری نامعلوم ہاتھوں میں چلی گئی۔ پہلے یہ صرف جنسی کاروبار کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن پھر اسے پوری دنیا کو جنسی دہشت گردی کے لیے چنا گیا۔ پورن انڈسٹری میں ایک ایسا جنسی طریقہ بھی متعارف کروایا گیا جو براہ راست کینسر، کیلوریا اور دیگر تباہ کن بیماریوں کا موجب بنتا ہے۔ اس طریقہ کو اورل سیکس کہتے ہیں۔ اورل سیکس، آپ نے ایک چیز اکثر نوٹ کی ہوگی کہ پورن فلم چاہے کسی بھی کیٹیگری کی ہو، فلم کے سٹارٹ میں اورل سیکس کا مظاہرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی ایک باقاعدہ جنسی عمل کا حصہ ہے۔ سائنسی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ہمارے جسم میں ایک مادہ منی کے ساتھ خارج ہوتا ہے جو DNA میں اکثر خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ منہ کے ذریعے معدے میں چلا جائے یا دانتوں میں اس کی کوئی باقیات رہ جائیں تو وہ منہ کے خلیات میں B16 پروٹین نامی مادہ پیدا کرتا ہے جو منہ کے کینسر اور بلڈ پرابلمز کو جنم دیتا ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جن کا علاج یہودی لیبارٹریز کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ ان بیماریوں کی تمام دوائیاں اسرائیلی کمپنیز نہایت مہنگے داموں فروخت کرتی ہیں۔ ان بیماریوں سے متاثرہ مریض کے چہرے بدل جاتے ہیں اور موت سسک کر آتی ہے، لہٰذا اورل سیکس کے شوقین شوق پورا کرنے سے پہلے چشم تصور میں اپنا انجام ضرور سوچ لیں۔ اورل سیکس دراصل خفیہ یہودی ایجنسیز کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے اور ان کا ہتھیار بھی۔ اس کے ذریعے لوگ ان کا شکار بنتے ہیں اور انہیں لاکھوں ڈالرز لٹاتے ہیں۔ دوستو اورل سیکس کے ساتھ اسکیلٹ 18 اور پیس ڈرنکنگ سیکس ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی ہیں، جو کہ یہودی ایجنسیز کی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پورن ویڈیوز میں کام کرنے والے اداکاروں کو شوٹنگ کے فوری بعد ان کے منہ میں مخصوص اسپرے کیے جاتے ہیں جو کہ منہ میں گری غلاظت کے تمام جراثیم ختم کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ اورل سیکس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دوستو ہمارے علماء کرام کا خیال ہے کہ پورن ویڈیوز صرف مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوتی ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہودی ایجنسی کا ٹارگٹ پوری دنیا کے مذاہب ہیں، کیونکہ تمام مذاہب ان کے انتہا پسندانہ نظریات کو ہر صورت رد کرتے ہیں۔ یہودی نہایت مہارت سے شاطرانہ چال چلتے ہوئے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جسے ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کسی خدا کا تصور نہ ہو، جہاں کوئی تہذیب نہ ہو، جہاں کوئی قانون نہ ہو، بس ایک ہی اصول ہو اور وہ ہو یہودی غلامی۔ اس مشن کی تفصیلات بہت چشم کشاں ہیں اور دل آویز ہیں۔ بس یہ کہوں گا کہ پوری دنیا پر یہودی راج کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا آزمایا جا رہا ہے جو آج کی تاریخ میں ممکن ہے۔ لوگوں کو ہر طرف سے گھیر کر جنسی، نفسیاتی، سیاسی، مذہبی، سماجی اور ہر طرف سے پھنسایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ بے خبر پھنستے جا رہے ہیں۔
दोस्तों 20वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। एशिया में अब भी धुंधले म्यार की वीडियो टेक्नोलॉजी का दौर खत्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोपीय ममालिक में HD टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आ चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी आज की दुनिया, एशियाई दुनिया, मगरिब से 100 साल पीछे चल रही है। हॉलीवुड इंडस्ट्री इस वक्त बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी, जबकि अभी हमारे यहाँ धुंधले म्यार की वीडियोस ही चल रही थी। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फायदा उठा रहे थे। दोस्तों पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विस 1952 में लॉन्च हुई। इसे यूरोपीय कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में पहली बार प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। इसके पहले इंजीनियर मुनीर अहमद खान थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर को कंट्रोल किया। इसकी इब्तदाई स्पीड 128 KB थी। 1995 में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी ने यानी कि PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए खरीद लिया। यूं सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी अवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सरद में फलंगता हुआ दाखिल हो गया। यूरोपीय ममालिक में पहले पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर और जिनसी तस्वीरें दिखाकर पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने यह झंझट खत्म कर दिया। इंटरनेट ने बाकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया, जिसे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड टूट गए। दोस्तों पोर्न इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिलती है। पाकिस्तानी और भारतीय भाई सुन लें कि पोर्न इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिलती है। 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट का विजिट करते हैं, जबकि भारत से रोजाना 6 करोड़ लोग फैश वेबसाइट का विजिट करते हैं, जिससे पोर्न इंडस्ट्री रोजाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। ये वो तादाद है जो वेबसाइट ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट्स तक पहुंच ही जाती हैं, जबकि गूगल पर पोर्न तस्वीर देखने वालों की तादाद पाकिस्तान व भारत में करोड़ों में है। दोस्तों कहते हैं कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली यूरोपीय अवाम उकता गई, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाले अदाकार और अदाकाराएं निहायत खूबसूरत होती हैं और उनकी जिनसी वीडियोस का रिजल्ट जो HD में होता है वो भी निहायत दिलकश होता है और उनकी जिनसी पावर भी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फिल्म को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर इन्हें अपने पुराने साथी पर गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसा दराज पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नफ्सियात के इस दायरे ने पोर्न इंडस्ट्री को एक बार फिर सोच के कटहरे में ला खड़ा किया। यूँ 2014 में एक मुनफरद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स गर्ल्स कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से एक निहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है और फिर इसे इस कदर हकीकी बना दिया जाता है कि असल वजूद और इस सिलिकॉन गर्ल सेक्स के मुजस्मे में कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। इसका जिस्म इतना नरम और नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद की नज़ाकत को भी रद्द करता है। इसकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा होता है कि बस जान डालने की कमी रह गई है। इन्हें देखकर बार बार आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह खवातीन के लिए सिलिकॉन बॉयज निहायत खूबसूरत मुजस्मे तराशे गए हैं। इन मुजस्मों की एक अहम खुसूसियत यह भी है कि आप इनकी जिस्मानी लचक को किसी भी जाविये के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इन सिलिकॉन जिनसी मुजस्मों में कुछ ऐसे राज भी चिपके हुए हैं जो आपको दायमी जिनसी मरीज बना सकते हैं, क्योंकि तमाम सेक्स मेडिसिन और प्रोडक्ट्स इन्हीं मुजस्मों के खालिक बना रहे हैं। इसी तरह से ये लोगों को बीमारी लगाने के पैसे भी लेते हैं और इलाज के नाम पर गाहक भी बनाते हैं। 2015 में सिलिकॉन मुजस्मों को यूरोपीय मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसे ही ये मुजस्मे मार्केट में आए तो खरीदारों के हजूम लग गए। इन्हीं मुजस्मों की बदौलत मर्द और औरत का आपसी जिनसी ताल्लुक भी कमजोर हो गया, जिससे शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई। दोस्तों इसी के साथ वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। यूरोपीय ममालिक में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ गई थी, लेकिन 2010 के बाद ये कमी शदीद तर हो गई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इसी सूरत हाल से घबराकर बाज़ ममालिक में चिल्ड्रन हाउस कायम कर दिए गए, जहां औरत व मर्द को भारी रकम देकर बच्चा पैदा किया जाता है। बच्चे की तमाम अफजाइश चिल्ड्रन हाउस की जिम्मा होती हैं। बच्चा पैदा करने वाली औरत को $10,000 दिए जाते हैं। जब औरतों ने इनकार किया तो रकम इनकी मर्जी पर मुतय्यन की गई। हमारे उलमा हजरात चाहे जो भी ख्याल करें, लेकिन ये सच है कि पोर्नोग्राफी का ज्यादा नुकसान खुद इन्हीं का हुआ है जिनकी ये इजाद थी। आज अगरचे हम मुसलमान भी इसका शिकार हैं, लेकिन फिर भी अपने मजहब, सकाफत और नस्ल को लेकर बराबर चल रहे हैं, जबकि मगरबी माशरा इस कदर टूट चुका है कि आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने पर गौर किया जा रहा है। 2013 में अमेरिकी पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ़ किया गया कि 2050 तक इस्लाम की इनफरादी पावर पूरे यूरोप पर हावी हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम को हर तरफ से घेर कर महदूद किया जाए और इसे एक गरीब मजहब बना दिया जाए। लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा करके इन्हें अपने आज़ाद माशरे का हिस्सा बनाया जाए। दोस्तों यही वो वजह है कि आज पूरी दुनिया में इस्लामी शिदत पसंदी दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया पर मुल्हिद इस्लाम को नोच रहे हैं। सियासत में बड़े बड़े लिबरल दाखिल किए जा रहे हैं। मकबूजा इलाकों पर मुसलमानों का कत्लेआम करवाया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन जान चुका है कि इसका हथियार खुद इसकी कौम को ख़त्म कर चुका है। लेकिन जाते जाते मुसलमान पर आखिरी वार ज़रूर करते जाओ। तो दोस्तों ये तो थी पोर्नोग्राफी की वो तारीख जिसे इससे पहले किसी भी मीडिया हाउस या चैनल ने एक्सपोज नहीं किया। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے تھے ہنسی ٹی وی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔